प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, आज तमाम बड़ी और अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक अहम तस्वीर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। देखिए, ऐसे बारिश में आप अनजाने में हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें व्यवस्था की गलती है दर्शक, क्योंकि गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है और ये आपको दिखेगा नहीं, और आप गाड़ी से अगर चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। आज बुलेटिन के आखिरी में आपको बताएंगे कैसे बारिश की वजह से देश भर में दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और पहली खबर आपको बता रहा हूं, सेशल्स टू जापान, मोदी का चीन प्लान। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, जरा इसे समझिए। आपने सुना होगा कि पीएम मोदी ने सेशल्स का दौरा किया और अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं। लेकिन दर्शकों, इसके सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आज मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। उससे पहले देखिए भारत ने कितनी तैयारी की, दिखाते हैं आपको। Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. This phone does not go to Beijing with me. It stays on my desk in Washington, D.C. When I travel to Delhi or anywhere in India, this phone is with me. And that's just a small example of a highly trusted ally and friend. And now China is trying to take over the Panama Canal, and we're not going to let that happen, okay? छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, नमस्कार, कोनिचिवा। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कैसे चीन को भारत ने उसके घर में घेरने की तैयारी की। लेकिन आपको बताता हूं, इसमें भारत का सबसे बड़ा साथी बना है जापान, जो चीन की मनमानी को रोकेगा और समंदर में चीन को पकड़ कर रखेगा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, दर्शकों दिखाइए जरा। उसी की शुरुआत दर्शकों हुई है। आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची पहुंची है भारत, और देखिए जरा उनका स्वागत किया गया। एमएन सुनाइए जरा। तो आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकाची को छोटी बहन कहकर संबोधित किया। सुनवाइए जरा। ताकाइची जी, योर एक्सलेंसी,
और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे भारत और जापान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। $10 बिलियन की डील हुई है दर्शकों, जिसमें एआई सबसे बड़ा है। रक्षा क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करेंगे दर्शकों, और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये प्रधानमंत्री ने कैसा चक्रव्यूह बनाया। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री सेशल्स में गए। ये सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों, और सेशल्स से लेकर जापान, यानी अब भारत लगातार चाइना को रोक रहा है। चाइना को कैसे रोक रहा है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको एनिमेशन के जरिए समझाता हूं। एआई एनिमेशन हमने बनाया है दर्शकों, ये आप देखिए, ये चाइना है और इसके आसपास के छोटे छोटे देश, जिसमें मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, वियतनाम है और कई देश हैं दर्शकों। लेकिन जापान से लेकर तो मंगोलिया तक पूरा घेरने की तैयारी है दर्शकों, क्योंकि चीन अपनी मनमानी कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे और भारत की तैयारी घेरने की है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए दर्शकों। सबसे पहले मंगोलिया, सैन्य अभ्यास और साझेदारी हमने वहां पर की। आइए तजाकिस्तान, जहां भारत का फरखोर एयरबेस मौजूद था। इसके बाद दर्शकों आता है वियतनाम, जहां हमारी ताकतवर ब्रह्मोस और आईएनएस कृपाण तैनात किया गया है दर्शकों। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। सबांग बंदरगाह पर भारत चला गया है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। इसके बाद आइए सेशल्स, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। भारतीय युद्धपोत और पनडुब्बियां वहां पर तैनात की जाएंगी ताकि हम चीन पर नजर रखें। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो फिलीपींस आएगा, जहां पर हमने ब्रह्मोस तैनात की। और इसके बाद आप जाइए एआई पर रणनीतिक डील हमने ताइवान के साथ की। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे दर्शकों तो आता है जापान, और जापान में स्टेल्थ युद्धपोत तैनात किए, साथ मिलकर काम कर रहे हैं दर्शकों। इसे ही कहा गया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। लेकिन दर्शकों, ये चीन का बहुत बड़ा खतरा दुनिया भर में मंडराने लगा है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ खोज लिया है। वो क्या है आपको बताऊं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध की आग थमते ही एशिया के असली पिक्चर सामने आ गई। भारत ने चीन के खिलाफ वो दांव चला जो ट्रंप भी नहीं चल पाए। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर और भारतीय नौसेना का एक जहाज मिलकर अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। हम हिंद महासागर में अभ्यास बढ़ाएंगे। नौसेना के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत उपकरणों के मामले में सहयोग को मजबूत करेंगे। जापान के जरिए ये भारत का चीन को एक संदेश है, समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो हर कोने पर ब्रह्मोस की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। चीन ने भारत को घेरने के लिए जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का चक्रव्यूह रचा, मोदी ने अर्जुन की तरह उसे एक ही झटके में ध्वस्त कर नेकलेस ऑफ डायमंड से चीन को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन आज आपको दर्शकों डिटेल रिपोर्ट दें उससे पहले आपको बताते हैं, सेशल्स से लेकर जापान तक भारत ने एक रणनीति के तहत काम किया है जो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आ रही दर्शकों। लेकिन मैं आपको विस्तार से समझाता हूं हुआ क्या। भारत ने ईरान युद्ध थमते ही चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। सेशल्स से समझौते के बाद भारत ने अब जापान से डील कर लिए। देख रहे हैं दर्शकों आप, जापानी प्रधानमंत्री ताकाची 3 दिन के भारत दौरे पर आई हैं। आपको बताऊं, इस दौरान भारत जापान के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। इन समझौतों में डिफेंस पार्टनरशिप और एआई भी शामिल है।
सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स की भी डील हुई है। दोनों देशों में इंडो पैसिफिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई है। भारत जापान की डील सीधे दर्शकों चीन को चुनौती देने की तैयारी है। कैसे? क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उन देशों की श्रृंखला है जहां चीन ने घुसपैठ की है। दर्शकों, इसमें कौन कौन है? इसमें पाकिस्तान है, इसमें बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल है। जवाब में भारत ने क्या किया दर्शकों? नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार किया और चीन को घेरा। यह है वो नेकलेस ऑफ डायमंड जो अभी मैंने आपको दिखाया। नेकलेस ऑफ डायमंड्स में सेशल्स के बाद आज से जापान भी शामिल हो गया। ये वो देश हैं जो मिलकर चारों तरफ से चीन को घेरते हैं। भारत ऐसे देशों के साथ, दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, लगातार अपने संबंध और समझौते मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। जापान के साथ आज हमारी 10 से 20 बिलियन डॉलर की डील हुई है और ये उसी का हिस्सा है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं आगे और भी डील बढ़ेगी, लेकिन ये रक्षा और एआई के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगी। सुनिए जापानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर और भारतीय नौसेना का एक जहाज मिलकर अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। हम हिंद महासागर में अभ्यास बढ़ाएंगे। नौसेना के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत उपकरणों के मामले में सहयोग को मजबूत करेंगे। डील तो आपने देख ली दर्शकों, लेकिन इससे चीन कैसे परेशान होगा, क्यों परेशान हो रहा है? एक्सपर्ट से सुनिए क्या कहते हैं। तो चीन ने जिस तरह से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को अंजाम दिया, जिसके तहत वो छोटे छोटे देशों को कर्ज दे करके और फिर उनके द्वीप, उनके महत्वपूर्ण जो चोक पॉइंट्स या महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे उनको हड़पता था। तो उसको कंटेन करने के लिए भारत ने जापान जैसे लाइक माइंडेड देशों के साथ एक नेकलेस ऑफ डायमंड्स नीति बनाई और इस पर बहुत अच्छी तरह से भारत काम कर रहा है। और इस नेकलेस ऑफ डायमंड्स के तहत चीन को एनसर्कल करने के लिए हिंद महासागर में भारत, जापान और भी जितने भी, दक्षिण कोरिया को यदि हम देख लें और अपने आसपास के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देख लें, हम हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को देख लें, उनके साथ मिलकर के लगातार काम कर रहा है। तो अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चीन जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हर देश को वो पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने उसके लिए प्लान बनाया। इधर आपको बताते हैं, आज ताकाची ने ड्रम बजाया। दर्शक, वो संगीत की भी प्रोफेशनल शौकीन रही है। सुनवाइए जरा कैसे संतूर बजाया। तो ये संतूर देखा आपने कैसे बजाया। अब आइए दर्शकों, पहली डील भारत में जापान के मोगामी क्लास की स्टील फ्रिगेट्स। दर्शकों, ये बहुत बड़ी रक्षा डील है। दिखाइए जरा इसकी तस्वीर दिखाइए। ये डील आगे जाके भविष्य के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, भारत में इसका निर्माण होना, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी डील, नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न निर्माण, और ये भी भारत में जब आएंगे दर्शकों, तो आप सोचिए भारत में निर्माण होगा तो हिंद महासागर में भारत की ताकत भी बढ़ने वाली है। ये दो डील बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे हैं दर्शकों? क्योंकि समंदर में हमारी तैयारी है। इन डील्स का मकसद क्या है, आप तो आसान भाषा में समझिए। यहां भारत है दर्शकों, बीच में चाइना है और पूरा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है जो अंत होता है जापान पर। जापान और भारत समंदर में चीन को घेरेंगे और दर्शकों ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जापान और भारत में जो रक्षा समझौता हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से चाइना की मनमानी रोकने के लिए। ये देखिए आप, बीच में है चाइना और अब आसपास रहेंगे जापान और भारत। भारत जापान मिलकर नौसैनिक रेडियो एंटीना बनाएंगे।
ये एंटीना युद्धपोतों की स्टील्थ क्षमता और कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा, जिससे हिंद महासागर में चीन को घेरने की ताकत बढ़ेगी। दर्शकों, ये स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं? भारत के शिपयार्ड्स में खतरनाक मोगामी क्लास फ्रिगेट्स बनाई जाएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत को बेहद घातक युद्धपोत निर्माण में सहूलियत मिलेगी। जापानी स्टील्थ फ्रिगेट्स मिलने से चीन के मुकाबले भारत मजबूत होगा। सैन्य अड्डों की लॉजिस्टिक्स शेयरिंग। भारत और जापान सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते का दायरा और बढ़ा रहे हैं, इसका इस्तेमाल दोगुना कर रहे हैं। दोनों देशों के युद्धपोत फाइटर जेट एक दूसरे के ठिकानों पर रख रखाव कर सकते हैं। इसके लिए अंडमान सागर और प्रशांत महासागर में भारत की क्विक रिस्पांस क्षमता भी बढ़ेगी। दर्शकों, और आप सोचिए, अगर यहां ये बढ़ोतरी हो रही है तो समंदर में हमारी ताकत बढ़ रही है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। भारत ने दर्शकों धुरंधर डील की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सुनिए एम्बेसडर दीपक बोरा से। सच्चाई ये है कि भारत, अब लोग कहते हैं भारत एक गार्लैंड ऑफ डायमंड्स बना रहा है, बिल्कुल नहीं। हम एक गार्लैंड ऑफ बिच्छू बना रहे हैं चीन के, स्कॉर्पियंस जो डसेंगे उसको। क्योंकि चीन, आप देख लीजिएगा, उसके 19 पड़ोसी हैं भारत को मिला के, उनमें से एक के साथ भी उसकी नहीं बनती है, ना वियतनाम के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ना जापान के साथ, ताइवान का आप जब जानते हैं, साउथ कोरिया, ये वो जितने भी हैं सब के साथ इसके विवाद। हाँ, कहने के लिए बड़ा अच्छा है जी, हमने ये विवाद सुलझा दिया, कोई विवाद आपने नहीं सुलझाया। आइए दर्शकों, मैं अब आपको बताता हूं, भारत ने जो तैयारी की वो सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। जापान के अलावा भी भारत ने सेशल्स में डील की। जापान से पहले सेशल्स गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी डील थी दर्शकों के लिए। इसे कई लोगों ने हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दर्शकों। इसके अंदर की खबर अब मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, जिस नेकलेस ऑफ डायमंड की बात की जा रही है वो बड़ा खास है। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि कितना महत्वपूर्ण हुआ है। सामने आप देखिए जरा, एक तरफ चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो भारत को पूरी तरह से कोशिश करता है कि आसपास के जो देश हैं उन्हें कमजोर करे, कर्ज दे दे, और दूसरी तरफ आप देखिए भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड है। ये चीन के लिए जवाबी कार्रवाई से कम नहीं है दर्शकों, और इसके लिए भारत ने पूरी और बहुत बड़ी तैयारी की है। लेकिन कैसे भारत ने तैयारी की है, क्या तैयारी है भारत की, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जिन समुद्री रास्तों से चीन का 80% तेल गुजरता है, भारत ने उन समुद्री रास्तों पर अपना ताला लगा दिया है दर्शकों। इंडोनेशिया के समांग पोर्ट में भारत की एंट्री हो चुकी है। पहले तो यह जानिए, यही वो जगह है जहां से चीन का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। यानी भारत अब चीन की लाइफलाइन के ऊपर जाकर बैठ गया है, और युद्ध की स्थिति में ड्रैगन की लाइफलाइन रोकने की ताकत अब भारत के पास है दर्शकों। इसके बाद आइए सेशल्स के दौरे पर। सुदूर पश्चिम में भारतीय नौसेना की तीसरी आंख की तैनाती हो गई। भारत ने सेशल्स में अपना रडार सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। रेडार नेटवर्क से चीनी पनडुब्बियों की लाइव ट्रैकिंग हम कर सकते हैं दर्शकों। और भारत ने चीन की छाती पर, यूं कहिए आसान भाषा में, ब्रह्मोस तैनात कर दिए। क्यों और कैसे? वियतनाम और फिलीपींस वो देश हैं जो चीन को घेरते हैं दर्शकों। इन दोनों ही देशों में अब भारत की ब्रह्मोस डील हो चुकी है, जिससे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी का अंत हो गया है। और आप ये मानकर चलिए, ये तो अभी महज शुरुआत है। आगे जैसे जैसे भारत की रणनीति मजबूत होगी, वैसे वैसे हम चाइना को घेरेंगे। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं।
देखिए, चीन जो अपना ऑयल गैस एलपीजी इंपोर्ट करता है, तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसको चीन के लिए एक्यूलेस हील्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी निर्भरता यहाँ पर है। और इसके आसपास के जब हम देशों को देखते हैं, इंडोनेशिया जैसे देश को जब हम देखते हैं, तो उन सबके भारत के साथ बहुत गहरे रणनीतिक संबंध है, साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ऐसा करके निश्चित तौर पर चीन के लिए एक सेटबैक, चीन जिस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, जिस तरह से डेट ट्रैप में छोटे छोटे देशों को डालता है, उससे बच निकलने के लिए भारत ने ये रास्ता खोजा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज ऐप से भारत में आपने ई रिक्शा देखा होगा। आमतौर पर या तो कभी आपने गाड़ी में बैठे बैठे ई रिक्शा को देखा होगा, या कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने ई रिक्शा की सवारी की होगी, या फिर आप ट्रैफिक में इनसे 2-4 जरूर हुए होंगे। लेकिन अब ई रिक्शे पर बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों, और इसकी रिपोर्ट आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन चाइना से है। देखिए जरा। अब बंद हो जाएगा, अब ये नहीं चलेगा क्या? अभी चल ही नहीं पाएगा। पीछे रखियो, स्कूटी पीछे रखियो। तो हो चुकी बंद, उधर चुका ही है। धक्का लगाने के लिए धक्का लगाया जा रहा है अभी पूरा। गाड़ी बंद है यार, गाड़ी बंद है यार, 10 बार बंद हुई। ये देखो अब 3 सवारी मेरी उतर गई, कितना नुकसान हो गया मेरा। अब किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, तो बच्चों को रोटी दे यार, गलत है यार बहुत। पहले दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज ऐप से ई रिक्शा को आप बैठे बैठे बंद कर सकते हैं। बस वो आपके आसपास होना चाहिए। उसकी पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, कैसे ई रिक्शा बंद कर दी। लाइन लग गई इनकी, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। तो आप कल के रात्रि बंद हो गए थे। ये देखिए, इतने सारे ई रिक्शा, दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन से एक ऐप डाउनलोड की और फिर इन ई रिक्शा को बंद कर दिया गया। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने लाइन देखी, इसकी लाइव तस्वीर देखी, कैसे एक ऐप से आप ई रिक्शे के पास जाएंगे और उसे बंद कर देंगे, वो बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। दिखाइए जरा, इसे सुनवाइए, इसको रिप्ले करिए। क्या हो गया चाचा? बंद। अब इसे खड़ा होने दे, इसे खड़ा होने देना, चालू मत करना। आराम से आराम से। क्या हो गया चाचा? क्या हो गया? क्या बैटरी खत्म हो गई? नहीं देख सकते हैं ट्रेड। देखा दर्शकों, आप एक ऐप से ये ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। आपको दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, दिखाइए जरा। बीच मार्केट में इसे बंद कर दिया, सुनाइए जरा। इसे रुकवा दूं, अभी देखो अभी चल रहा है, अब बंद हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा क्या? अभी चल ही नहीं पाएगा। अब उतरेगा, अब उतरेगा। देखो उतरा, दिखाना उतर गया बंदे को। चालू करो। चले गया भाई, चले गया, रिक्शा चल गया, दिखा दो। दर्शकों, इसे अलग अलग राज्य में आम भाषा में कोई टिर्री कहता है, कोई टुक टुक कहता है, कोई टोटो कहता है। लेकिन अब लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैंक के जरिए हादसे को दावत दे रहे हैं। देखिए, बीच सड़क पर इस शख्स ने ई रिक्शे को बंद कर दिया। इसे भी रिप्ले करके सुनाइए। तो गाइस, दिस इज ई रिक्शा। इससे हम कनेक्ट करेंगे अभी, एंड ये स्विच ऑफ। हो गया। देखा दर्शकों, आप बंद हो गया। अब आप सोचिए कितने लोग परेशान हो। नहीं करवा दिया ना इसको। ये गरीब लोग हैं दर्शकों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा, कुछ लोग उनसे बात भी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं सुनवाइए जरा। क्या हुआ इसमें? हाँ, खराब हो गया। किसी ने मोबाइल से बंद तो नहीं करवा दिया ना इसको? बंद करवा दिया। रुक जाओ, साइड में रुको थोड़ा। इससे ये हुआ है।
तरीका से कितना दूर से आ रहे चला के चलो कनेक्ट कर लिया और इनका टीवी चालू कर देते हैं। अब देखिए चाबी लगा के देखिए चाचा। ठीक है देखिए, कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। कई लोग मजाक में बंद कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन यह हादसा भी है और गरीब लोगों को परेशान करने वाला ये प्रैंक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बहुत गलत इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऐप आपके सामने। ये चाइनीज ऐप है दर्शकों, इसका नाम है BAT-BMS। अब मैं आपको बताता हूं ऐप का मकसद क्या था। बैटरी की हेल्थ जानना, कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, ई रिक्शे की बैटरी लॉक हो जा रही है। यही वो ऐप, आप एक बटन दबाएंगे ये खत्म हो जाएगी। और इस ऐप की कमजोरी क्या है, कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं है दर्शकों। इसका मतलब यह है कि आप भी बंद कर सकते हैं, मैं भी बंद कर सकता हूं और कोई चालू भी कर सकता है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, इस देश में कितने ई रिक्शा हैं। अगर एक ऐप से ई रिक्शा बंद हो रहा है तो क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है या फिर सड़क पर हादसे को दावत दी जा रही है? बताऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बंद हो गया, गाड़ी बंद है यार, बंद है यार। जिस ई रिक्शा से बच्चे स्कूल जाते हैं, युवा ऑफिस जाते हैं, रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर दिन रात एक कर ई रिक्शा चलाते हैं, उस 3 पहिया सवारी का रिमोट चाइना के पास है। उस चाइनीज ऐप में जो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बैटरी वाले ई रिक्शा के लिए जानलेवा है। तो गाइस दिस इज ई रिक्शा, इससे हम कनेक्ट करेंगे अभी एंड ये स्विच ऑफ हो गया। ना कोई सिक्योरिटी ना कोई पासवर्ड, ऐप ऑन करो और ई रिक्शा हैक। बंद हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ किया जा रहा है। सुरक्षा को नजरअंदाज कर कुछ लोग इस ऐप से लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी मस्ती के लिए प्रैंक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम मजदूर भुगत रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि यह खेल चाइना का है और इसका शिकार देश के जनजी बन रहे हैं इन्हें परेशान करने के लिए। क्या हो गया चाचा? कहाँ मिल जा रहा है ये करके? कितने बार बंद हुई? ना काम ना धंधा, सवारी मिली। कितनी बार बंद हुई है? तीसरी बार बंद हुई। ये बोलना लड़के से LSG ऐप डाउनलोड कर लो। LSG हाँ LSG। इसको चालू करके ये कंट्रोल में जाके ये यहाँ पे चालू। ये महज एक इंटरनेट प्रैंक नहीं, बल्कि भारतीय सड़कों पर किसी बड़े हादसे को न्योता देने वाली गैर जिम्मेदाराना हरकत है। प्रैंक के नाम पर परेशान करने वाले ये गैंग अब चाइनीज ऐप से वसूली कर रहा है। 500,000 कमाने वालों से पैसे लूटे जा रहे हैं, उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। लोग अपने मन मुताबिक ई रिक्शा की बैटरी को डिसेबल कर देते हैं, जिससे ई रिक्शा बंद हो जाता है और बाद में ई रिक्शा को चालू करने के लिए ई रिक्शा चालकों से ये मन मुताबिक पैसे की डिमांड करती है। उज्जैन पुलिस आपसे अनुरोध करती है कि ऐसे किसी भी फ्रॉडस्टर के झांसे में ना आए। लेकिन दर्शकों, सिर्फ ई रिक्शा बंद नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, हादसे को दावत दी जा रही है और ई रिक्शा वालों से पैसा भी लूटा जा रहा है। आइए आपको बताता हूं हो क्या रहा है। पूरे देश में एक ऐप से ई रिक्शे को बंद और चालू किया जा रहा है। खेल चल रहा है। प्रैंक के नाम पर सड़क पर दौड़ते ई रिक्शा को बंद किया जाता है, जिसका रिमोट एक चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन ऐप में छिपा है। ऐप बनाने वाली कंपनी चाइनीज है। ऐप का नाम है BAT-BMS, जो चंद सेकंड्स में चलती हुई गाड़ियों को कुछ इस तरह रोक देती है उसकी बिजली गुल। कुछ लोग इसे दर्शकों हैकिंग या मॉडर्न तकनीक का चमत्कार कहते हैं, लेकिन असलियत में यह गाड़ियों की सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल ऐप का मकसद लिथियम आयन बैटरी की हेल्थ जानना है। ईवी मालिक ब्लूटूथ के जरिए चार्जिंग और करंट को ट्रैक कर सकते हैं। ऐप में फीचर दिया गया है जिसमें बैटरी को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब चाइनीज ऐप के फीचर की वजह से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, सड़क पर दौड़ते हुए ई रिक्शा को ऑफ कर दे रहे हैं दर्शक, और अचानक ये बंद हो जाता है दर्शक, पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चीनी ऐप की कमजोर सिक्योरिटी है। भारतीय बाजार में ई रिक्शे बड़ी संख्या में, लो स्पीड स्कूटर्स भी हैं जिनमें ब्लूटूथ इनेबल्ड BMS यूनिट्स लगी हुई हैं।
उनमें कंपनियां कोई पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉक नहीं लगाती हैं। जब कोई प्रैंक करने वाला शख्स इस चाइनीज ऐप को खोलता है तो 10-15 मीटर के दायरे में अनसिक्योर्ड गाड़ियां दिखाई देती हैं। जैसे ही वो ऐप से रिक्शे की बैटरी को कनेक्ट करता है, बटन बंद करता है, बिजली कट जाती है, गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है और इससे हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन दर्शकों, हमारी टीम पहुंची है, ई रिक्शा संचालकों से हमने बात भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में मौजूद हैं। कई सारे ई रिक्शा यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ई रिक्शा चालक भी है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या आखिर इनके साथ भी ऐसा हादसा हुआ है कि चलते हुए अचानक से ई रिक्शा रुका हो और जिसके चलते इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हों। क्या नाम है आपका? जहीरुल आलम। इन दिनों देखा होगा आपने कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियोस की चाइनीज़ ऐप से ई रिक्शा को बीच में रोक दिया जाता है, लड़के जो शरारत करते हैं जिससे ई रिक्शा चालकों को काफ़ी दिक्कत हुई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, आज 10-15 दिन हो गया। रिक्शा चलते चलते अपने आप बंद हो गया। अच्छा। फिर कंपनी वाला आया, फिर लॉक खोल दिया, फिर चालू हो गया। लेकिन दर्शकों, आपने देखा कि कई दिनों से ये खेल चल रहा है, लेकिन अब इस खेल से गरीब लोग परेशान हो रहे हैं दर्शकों, और ये बहुत गलत किया जा रहा है। आप देखिए कि भाई साहब लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर से पैदल अपना ई रिक्शा घसीट रहे हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। इधर लगा लो एक बार। कहाँ मिल जा रहा है ये करके? कितने बार बंद हुई? ना काम ना धंधा, वो सवारी मिली। कितनी बार बंद हुई? तीसरी बार बंद हो। मोबाइल कोई घर में रख रहा है? देखो, घर जाके कोई से ये बोलना लड़के से LSG ऐप डाउनलोड कर लो। LSG हाँ, LSG। इसको चालू करके ये कंट्रोल में जाके जे यहाँ पे चालू हो। मतलब बता रहे कि किस नियत से आदमी क्या कर रहा है। कैसे लोग वहाँ पे लेके रखे चलाते हैं। सोचिए दर्शकों, एक गरीब आदमी कितना परेशान हो रहा है। ये देखिए आप, एक इन्फ्लुएंसर और पहुंचा है, इसे भी जरा सुनवाइए। मैं वहाँ दवाई ले रहा था और भैया ये आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं सब बताइए। नहीं कर रहे हैं, क्या करें? सबका गाड़ी बंद कर दे रहे हैं एक ऐप के थ्रू, तो इधर से बंद करके चला गया। मैं वहाँ दवाई ले रहा था और भैया को देख रहा था, ठीक है। मैं भैया का ऑटो सही कर देता हूँ। बहुत मेहनत से ये लोग कमाते हैं, खाते हैं, तो प्लीज ना करें ऐसा इन लोगों के साथ। हो गया, डाउनलोड कर लीजिए, अगर कोई करे तो आप ऑन कर लीजिएगा। ये नगर में किया था, फिर यहाँ पे कर दिया। लेकिन कई लोग तो बता दे रहे हैं इंसानियत के नाते, लेकिन कई लोग पैसा वसूल रहे हैं और ई रिक्शा चालक इस घटना को बता के रोने लगे। सुनवाइए जरा इसे रिप्ले करके। आप किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। यार गलत है यार, बहुत। आप किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी। दर्शकों, दिन भर की कमाई होती है, ये उसी से अपना घर चलाते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई प्रैंक कर देता है तो इनकी हाथ क्या होती है? ये कहीं ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ई रिक्शा को निशाना बनाने वाले अब वसूली करने लगे। पहले ऐप से ई रिक्शा को बंद करते हैं, फिर चालू करने के लिए गरीब ई रिक्शा चालकों से 200 से 300 रुपए तक लेते हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पुलिस से शिकायत भी की गई। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से शहर में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग ऐप के जरिए रिक्शा को बंद करते हैं, जिससे वाहन बीच रास्ते में रुक जाता है, फिर धक्का देना पड़ता है कई किलोमीटर तक। इस मौके का फायदा उठाकर वसूली गैंग उनसे पैसे मांगने लगता है। अब देश के कई हिस्सों में ई रिक्शा बंद होने के दावे भी किए जाने लगे हैं। साथ ही लोग विरोध कर रहे हैं, ऐप को बैन करने की मांग भी हो रही है, क्योंकि ये चाइनीज ऐप न सिर्फ अवैध वसूली को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब दर्शकों, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ई रिक्शा चालकों को भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं, कैसे इसे खोल सकते हैं, ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रतिक्रिया है। ये आपका रिक्शा है? हाँ बताइए सर। ये जो है ना, रिक्शा जब चलते चलते बंद हो जाता है और ये ऐप से आगे खोलता है, 300 रुपये मांगता है, तब जाके चालू होता है। और रिक्शे बंद हो जाते हैं रास्ते में, अचानक बैटरी को लो कर दिया जाता है। बंद तो रहा है, मगर मेरी इसमें वो वाली बैटरी नहीं है। पर आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, अच्छे ही चलाते हैं। इन दिनों आपको पता ही, वो चाइनीज ऐप से कुछ युवक शरारत के तौर पे जो लोग
कंपनी वाले तो बंद नहीं कर रहे हैं ये चीज़, ये तो हम तुम बार बंद करना है, पैसे कमाने वाली बात करना है। ये बंद कर देते, चलते चलते सवारी बैठा के 500 रुपये किराया देते, 300 रुपये खोलने का लेते हैं, 400 रुपये खोलने लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं लॉक और खोलने वाले एक ही हो? इधर आइए। पता नहीं, जो पता ही नहीं चलता है। तो आपके साथ भी हुआ है? और रुक जाती है रिक्शा, चलते रुक जाती है। तो आपके साथ हुआ है कभी? चलते हाँ, चलते बीच में रुक गया अचानक से? हाँ। कब हुआ? एक आध फेरा रुक जाती है, चलते। तो फिर कैसे लॉक खुलता है? लॉक तो बाद खुलता मोबाइल से ही। लेकिन दर्शकों, नए बच्चे जैसे ही उनके हाथ में ऐप आया, उन्हें लगा खिलौना है और वो इसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अब तो बड़े भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखाइए जरा क्या हो रहा है। बंद हो जाती है सीधा। टिर्री से हर कोई परेशान हुआ, बड़े हमेशा रॉन्ग वे आते रहते हैं। एक डेवलपर है, उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, इनको बंद हो जाती है ये सीधा। टिर्री आ रहे हैं रॉन्ग वे, इसकी टिर्री बंद करूंगा मैं। वो देखो भाई, वो रॉन्ग वे था। वापस ऑन कर देता हूँ। ये लो, होगी बंद। और जाओ रॉन्ग। अब दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐप चलता कैसे, इसका कंट्रोल आपके हाथ में। विशेष तौर पर ई रिक्शा चालक या उन तक मदद पहुंचाने वाले लोग इसे सुन लें, क्योंकि ये हादसे को टाल सकता है। अगर ई रिक्शा दर्शकों बंद हो गया है तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर आपको रोकना है। इसके बाद बैटरी का स्विच बंद करके दोबारा चालू करना है। वाहन की चाबी ऑफ करके कुछ सेकंड बाद आपको ऑन करना है। और ये आपको दिख रही है दर्शकों ऐप, ये ऐप है, ये आपके फोन में होनी चाहिए। इसका नाम है BAT BMS ऐप। इसे आप इंस्टॉल कर लें। ऐप ओपन करते ही अपनी ई रिक्शा को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाए। देखिए ये ऊपर है ना ऑप्शन। अब चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच दोनों को ऑन कर दें, ऑफ की जगह ऑन कर दें। इतना करते ही आपका ई रिक्शा चालू हो जाएगा। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिलता तो बैटरी कंपनी से आपको बात करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि ऐप से ई रिक्शा बंद होते ही चालू नहीं हो रहा है। लेकिन इस हैक को या हैकिंग सिस्टम को या ऐप को लेकर साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए जरा। ये देखिए, अभी बैटरी हमने बैक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन कर लिया है, ये बैक ऐप हमारा ऑन हो गया। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज स्विच दिखेगा, ऑन और ऑफ, और डिस्चार्ज स्विच। मतलब ये एक ऐप है जिससे कि बैटरी के अंदर सही वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो जो लोग गाड़ियों, जो रिक्शा होती है, ई रिक्शा होती है, जो सड़कों पर चल रही है, उनको लाइव चलते हुए भी बंद कर रहे हैं। मतलब ये ऐप बेसिकली इस चीज के लिए नहीं बनी कि ये इन बैटरीज को बंद कर देगी, या बेसिकली ये ऐप बनी है इंजीनियर्स के लिए, जो बैटरीज के साथ काम करते हैं। बैटरी के अंदर सही वैल्यूज, कल को बैटरी में कुछ ओवर हीटिंग हो रहा है और अगर आपको इंस्टेंटली पता चल रहा है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन डालने के बाद ओवर हीटिंग हो रहा है, तो उसको आप बंद कर सकते हो। इसीलिए वो बना है। लेकिन कुछ लोग परेशान करने के लिए इस ऐप का यूज कर रहे हैं और चलती हुई गाड़ियों को रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, और ये बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी और अहम खबर लेकर आया हूं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर देश भर में देखी गई, सुनी गई। एक्शन क्या हो रहा है ये आज आपको बताऊंगा। और इधर अजमेर शरीफ की दरगाह में लाखों का गबन हो गया है। सोचिए आप, ये चल क्या रहा है। चोर कहीं कोई धर्म नहीं देख रहा है, मंदिर दरगाह कुछ नहीं देख रहा है, उसे सिर्फ चोरी करनी है। दिखाइए पहली तस्वीर। इधर राम मंदिर के चढ़ावे में वहां पर नोट गिनने वालों ने, दान गिनने वालों ने चोरी की, और इधर अजमेर शरीफ की दरगाह में गबन कर दिया। दर्शक, दावा किया जा रहा है कि लाखों का गबन किया गया है। अब आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में देग होता है दर्शकों, देग वहां पर रखा जाता है और इस देग में पैसा डाला जाता है। लेकिन इसका ये पूरा जो ठेका लेते हैं उन्होंने खेल कर दिया है और इसमें लाखों रुपए का गबन किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सवाल ये दर्शकों कि कई जगह सवाल पूछे जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे थे राम मंदिर के चढ़ावे पर। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में जो देग से गबन किया गया है, हेरफेर किया गया है, उस पर वो क्या बोलेंगे।
लेकिन इधर आपको सुनवाता हूं दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी ने तो बुलडोजर की मांग की थी। पहले सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बना लेते, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप, किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर ओवैसी बोल रहे थे बुलडोजर कब चलेगा। ये देखिए आप, तैयारी की जा रही है। चढ़ावा चोरी में आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है दर्शक। ये निर्माणाधीन घर आपको दिख रहा है, इस पर बुलडोजर चल सकता है, इसकी तैयारी की जाने लगी है। इधर आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूं दर्शक, एसआईटी इस मामले में फिर अयोध्या चली गई है। यानी अब 15 दिन और बचे हैं और दिए गए एसआईटी को, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दर्शकों आज आपको बताऊंगा मैं कि कैसे अजमेर शरीफ की दरगाह में चोरी हुई है और चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर चलने वाला है। रिपोर्ट देखिए। जो लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल कर रहे थे, यूपी में बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर तंज कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों पर बुलडोजर चलेगा, सीएम योगी की सरकार के एक्शन ने उनको जवाब दे दिया। लवकुश मिश्रा के 1 करोड़ वाले घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। ओवैसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते रहे। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में 20 लाख की गबन का मामला सामने आया। सवाल ये, क्या ओवैसी अजमेर दरगाह में 20 लाख की हेरफेर पर जुबान खोलेंगे? क्या चढ़ावा चोरी पर हंगामा करने वाले अजमेर शरीफ पर जुबान खोलेंगे? आपको दर्शकों बताते हैं पहले अजमेर शरीफ में कैसे हेरफेर किया गया, कैसे लाखों रुपए का गबन किया गया। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह में लाखों के हेरफेर के सबूत मिले हैं। ये दरगाह है दर्शकों, दरगाह की देग होती है दर्शकों, ये है वो देग। ठेका प्रक्रिया में 20 लाख के गबन का इसमें आरोप लगा है। देग तांबे या पीतल का कढ़ाई नुमा बड़ा सा बर्तन होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अजमेर शरीफ जाने वाले जायरीन इसी देग में पैसे डालते हैं, आपको दिख रहा है ना। हर साल अजमेर शरीफ दरगाह की कमेटी इस देग का ठेका उठाती है और 2018 में देग का ठेका 3 करोड़ 77 लाख में दिया गया। ठेकेदार को अंजुमन संस्था से 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने थे। ठेकेदार ने केवल 1 करोड़ 5 लाख ही जमा किए। यह दावा किया जा रहा है। अंजुमन संस्था को 20 लाख रुपए का बकाया नहीं दिया गया। 2020 में वसूली के लिए 10-10 लाख के चेक दिए गए, एक वचन पत्र भी लिया गया। बाद में ठेकेदार ने इन दस्तावेजों को संस्था के रिकॉर्ड से गायब कर दिया। सब कुछ खत्म, चेक भी गायब हो गए, वचन पत्र भी। अब इस मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। 20 लाख के गबन से अंजुमन संस्था को भारी नुकसान हुआ है। आपको बताऊं, अजमेर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है तथ्यों के आधार पर हम एक्शन लेंगे और सख्त एक्शन की पूरी तैयारी भी की जा रही है। सुनिए जरा पुलिस प्रशासन क्या कहता है। उर्स के दौरान वर्ष 2018 में देग का ठेका दिया था, जिसके और देग का ठेका अनवर मोहम्मद नियाजी को दिया था, जिसकी ठेके राशि के 20 लाख रुपए बकाया थे। बाकी पैसे दे दिए थे, लेकिन 20 लाख रुपए बकाया थे। लेकिन उक्त दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संस्था के साथ में धोखाधड़ी करते उक्त 20 लाख रुपए की राशि हड़प कर ली, जिस पर प्रकरण संख्या 111/2026 धारा 420, 406, 409, 120 भी आईपीसी में दर्ज हुआ है। लेकिन ओवैसी मजे ले रहे थे, उनके साथ उनके चट्टे बट्टे जिस प्रकार से रोज उपहास कर रहे थे, सनातन का उपहास कर रहे थे, अयोध्या पे चुटकियां ले रहे थे। अब वो समय आया है कि उनको सोचना चाहिए। अजमेर में 20 लाख की चोरी पकड़ी गई है। भारत की जनता जानना चाहती है
कि आप दूसरे धर्म में तो घुसते हो, आप अपने धर्म में क्या आवाज उठाओगे? और अगर आवाज आप नहीं उठाते हो तो आपका दो मुंहा चेहरा, दो मुंहा सांप की तरह पूरे देश की जनता के सामने दिखता है। कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। जब भगवान राम का खजाना चोरी किया जा सकता है तो देश के खजाने का क्या हाल हो रहा होगा इतने साल से। कि कहीं भी चोरी हो, घपला हो, घोटाला हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर चढ़ावा चोरों पर जो पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तैयारी हो गई है दर्शकों। पहले आपको बताऊं 24 घंटे की रिमांड पर अविनाश शुक्ला को भेज दिया गया। ये वो लोग हैं दर्शकों जिनके पास से लाखों रुपए कैश बरामद किया गया है। लेकिन अब खबर यह है दर्शकों, जिन लोगों ने कमाई की है, पैसा कमाया चोरी से, उन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। ये देख रहे हैं आप, बुलडोजर चलने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर एक्शन जारी है। कोर्ट ने आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पर भेज दिया है। अविनाश के घर से 20 लाख रुपए कैश और 1000 से ज्यादा यूएस डॉलर मिले। एसआईटी अविनाश से चढ़ावा चोरी को लेकर पूछताछ करेगी। आपको बताऊं, चढ़ावा चोरी में और कितने लोग शामिल हैं पूछा जाएगा। पूरे मामले में ट्रस्टीज की क्या भूमिका थी, इसे लेकर भी एसआईटी सवाल करेगी। सीएम योगी की सरकार ने बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी कर ली है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपियों के घरों की पहचान कर ली है। आरोपी लवकुश मिश्रा शहादतगंज के मकान में जो उसने पैसे लगाए थे दर्शकों, अब वहां पर 1 करोड़ की कीमत वाले घर पर बुलडोजर चलेगा। लवकुश मिश्रा जब मंदिर में 12,000 की नौकरी कर रहा था तब उसने लाखों रुपए की जमीन खरीदी थी दर्शकों। रजिस्ट्री में जमीन की कीमत 8.8 लाख रुपए बताई गई है, जबकि जमीन की असली कीमत 25 लाख रुपए के आसपास है। अयोध्या प्रशासन ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को भी नोटिस थमा दिया है। अगर 1 हफ्ते में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अयोध्या प्रशासन बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त करेगा। चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बताते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहीं से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा, तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए कितना आलीशान ये घर बन रहा है। हाईवे से महज चंद कदम की दूरी पर जो ये घर है वो है। यहाँ की कितनी बेशकीमती जमीन होगी ये भी आप सोच सकते हैं। और वहीं आपको मैं अंदर लेकर के चलता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं अंदर की। देखिए कि कैसे आलीशान तरीके से जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। चूंकि साफ तौर पर मंदिर में दान पात्र चोरी के आरोप के बाद से ही लगातार सुर्खियों में लवकुश मिश्रा आए थे, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई। और इस वक्त मैं अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए ये जो घर है उनका, उसमें कंस्ट्रक्शन लगातार चालू था। लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पर जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है वहां की टीम आई, जिसके बाद से ही जो यहाँ पर नोटिस है वो दिया गया था इनकी वाइफ को कि इसके नक्शे को लेकर के जो जरूरी दस्तावेज है वो प्राप्त कराया जाए। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इस पर बड़ा एक्शन होने की कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। बहुत गलत है, बहुत ही घृणित अपराध है, मतलब अक्षम्य अपराध है, क्षमा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राम मंदिर हजारों श्रद्धालुओं, करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है और इस तरीके की चोरी की घटनाएं बहुत ही पीड़ादायक हैं, कष्टदायक हैं, निंदनीय है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी जांच कर रही है, ये गलत पाए जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इस मामले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ किरदार ऐसे हैं जो अब तक सवालों के घेरे में हैं और वो बच नहीं पाएंगे दर्शक। उसमें अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव का नाम शामिल है, क्योंकि इनके पास जो भी जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है दर्शक। और उसको लेकर आज अयोध्या में वकीलों ने भी आवाज उठाई, दिखाई है जरा, ये आप देखिए। वकीलों ने पहले तो केस लड़ने की मनाही की,
अब वो चंपत राय अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और आज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। बात काट दिया हमने, इसीलिए कोई भरोसा नहीं कर। लेकिन दर्शकों, इस मामले में चंपत राय और गोपाल राव अनिल मिश्रा वकीलों के निशाने पर आ गए। वकीलों ने ठान लिया है कि वो इन्हें बख्शेंगे नहीं और वकीलों ने कह दिया है कि हम राम मंदिर में दान चोरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसआईटी ने आज अनिल मिश्रा से बंद कमरे में पूछताछ की। दावा है कि लवकुश अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति को लेकर अनिल मिश्रा से सवाल जवाब। एसआईटी की टीम ने गोपाल राव से भी सवाल जवाब किए हैं। आपको बताऊं, रविवार को चंपत राय से एसआईटी ने 3 घंटे पूछताछ की थी। चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या के वकीलों ने आज जोरदार प्रदर्शन भी किया। अयोध्या के वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर भी दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वकीलों ने अपनी तहरीर में कई सबूत रखे हैं और कई मांगे रखी हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा की जांच होनी चाहिए। तहरीर में गोपाल राव पर गंभीर आरोप लगाए गए। गोपाल राव के करीबी लोगों ने चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी की। पहली एफआईआर में ट्रस्ट से जुड़े 3 लोगों के नाम शामिल नहीं है। दर्शकों, चंपत राय समेत तीनों लोगों के लिए अब वकील आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया। अगर ये सारी प्रोसीडिंग जो एक मेलाफाइड तरीके से की जा रही है, जहां के उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, शायद सीओ हैं, लेकिन दैट इज वेरी बोगस प्रोसीडिंग। ये केवल एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा। आज की डेट में ये एफआईआर जो दर्ज कराई जा रही, जिसकी जीडीयूडी दर्ज हो गई है, आप लोग सभी लोग इससे वेल अवेयर होंगे। अगर ये दर्ज हो, अगर क्या मतलब दर्ज हो के कार्यवाही में जब गतिमान होगी तो आप देखेंगे कि जितने मुख्य आरोपी हैं ये सारे के सारे सलाखों के पीछे होंगे। अब दर्शकों, मैं आपको आपके बच्चों की खबर बताने वाला हूं। अगर आप विशेष तौर पर बड़े शहरों में माता पिता बन गए हैं तो डे केयर के बारे में आपने जानकारी ले ही ली होगी। डे केयर जहां पर दिन भर बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चों, लेकिन ये दर्शकों डरावना केयर बन गया है। कैसे, दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। बेंगलुरु से खबर आई दर्शकों, एक बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी, वहां के डे केयर में बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। कहीं बच्चों को डराया गया, कहीं उन्हें बाथरूम में ले जाकर उनके मुंह पर पाइप से पानी मारा गया। ये आप देखिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। कई जगह पर अमानवीय व्यवहार किया गया है दर्शकों। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 साल की बच्ची से अमानवीय व्यवहार किया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा से। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, यहां टॉयलेट में एक बच्चे को बंद कर दिया, देख रहे हैं आप। और ये दूसरा वीडियो जहां मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाला जा रहा है। मैंने ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए दर्शकों तस्वीरों को ब्लर कर दिया है। और जितने भी बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं, हमने एआई से बनाया है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, ये तो एआई से तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों, लेकिन किसी का भी दिल पसीज जाएगा। आप उस बच्चे के मुंह पर पानी मार रहे हैं, कभी आप उसे बंद कर दे रहे हैं, कभी आप वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दे रहे हैं। सोचिए जरा उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, उसकी मानसिक स्थिति, मनोदशा कहां पर जा रही होगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताते हैं, लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये डे केयर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। आप देखिए, ये बेंगलुरु में कैपजेमिनी कंपनी है, वहां का वीडियो बनाया जाए और ये जो वीडियो बनाया है, ये वहां किसी कर्मचारी ने बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इस मामले को लेकर अभी तक क्या एक्शन हुआ है और ये मामला सामने कैसे आया। ये कुछ इसी तरह का डे केयर होता है दर्शकों, हमने एआई से बनाया है। आजकल वर्किंग पेरेंट्स के लिए डे केयर बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। नौकरी पर जाने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ जाते हैं, लेकिन जब यही डे केयर डरावना बन जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसे ही एक बेहद विचलित और डरावनी खबर सामने आई बेंगलुरु से। यहां आईटी कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर में मासूम को टॉर्चर किया। 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बर्बरता और क्रूरता की गई।
इस हरकत की एक एक तस्वीर वहां के कर्मचारी ने रिकॉर्ड कर दी। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, कभी फर्श पर लेटा हुआ है, रो रहा है, लेकिन केयर टेकर बच्चे को चुप कराने के बजाय उन्हें डरा रही है। कभी वो डराती है, कभी बच्चे को टॉयलेट में यानी बाथरूम में बंद करती है, कभी तो बच्चे के मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डालती है, परेशान करती है। इसके अलावा बच्चे को वॉशिंग मशीन में बैठा देती है। मामले में 5 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दर्शकों, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह की प्रताड़ना का शिकार कितने और बच्चे हुए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। हमें शिकायत मिली थी। शिकायत में एक आईटी कंपनी के भीतर काम करने वाले डे केयर सुविधा की 5 महिला कर्मचारियों के नाम हैं। हम शिकायत और सबूत के रूप में दिए गए वीडियो की जांच कर रहे हैं। पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ईस्ट और व्हाइटफील्ड के डीसीपी जांच कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गंभीर मामला है और हम सबसे कड़े कदम उठाएंगे। दर्शकों, अब आपको एक और खबर दिखाता हूं। आजकल देश में एथेनॉल की बड़ी चर्चा हो रही है। दर्शकों, बहुत चर्चा हो रही है। आमतौर पर आपस में भी इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर इथेनॉल घटेगा, माइलेज घटाएगा या बढ़ाएगा, या इंजन ही खराब कर देगा। दिखाते हैं पहली तस्वीर। दर्शकों, कई जगह पर दावा किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने हालांकि ये वीडियो जारी किया और कहा कि इसमें मिलावट हो रही है। ये वीडियो जारी किया गया है। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। यहाँ बात मिलावट की जा रही है। इसकी वजह से कई जगह पर दावा किया गया कि एथेनॉल से इंजन ही खराब हो गया। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ, यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल्व वगैरह। लेकिन दर्शकों, इधर बीपीसीएल के तरफ से एक बयान सामने, ये भ्रामक बयान था दर्शकों, जिसे खुद बीपीसीएल के अनुराग सरावगी मान रहे हैं। सुनवाइए जरा। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. लेकिन दर्शकों, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या E20 से आपकी गाड़ी खराब हो रही है? क्या आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है? तरह तरह की अफवाहें हैं। इसका सच क्या है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। देश में E20 फ्यूल को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। दावा है कि E20 फ्यूल से कार के इंजन में खराबी आ रही है। E20 फ्यूल की वजह से गाड़ियों के माइलेज भी कम होने लगे। बाइक के साथ कार के परफॉर्मेंस में पहले ही गिरावट आ गई, क्योंकि उन्हें लगता है पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर विपक्ष की तरफ से राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि E20 फ्यूल बिना परीक्षण के थोपा जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिस पर सरकार का पक्ष आ गया है। सुनिए कि यह पॉलिसी पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से जांची और परखी गई है। इस बीच बीपीसीएल के एक अधिकारी का बयान भी वायरल होने लगा, जिसमें अनुराग कहते हैं E20 पेट्रोल पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं एथेनॉल को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। केमिकल फॉर्म में एथेनॉल का माइलेज 30% कम है। उन्होंने बताया कि यह शुद्ध एथेनॉल को लेकर है, ना कि E20 को लेकर। कहा कि किसी भी वाहन का माइलेज केवल फ्यूल पर निर्भर नहीं करता है। ये ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशन, ट्रैफिक पर भी निर्भर करता है। अब बीपीसीएल अधिकारी के बयान को तेजी से वायरल किया जाने लगा, जिसके बाद बीपीसीएल ने बयान जारी कर पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और अधिकारी के 30% माइलेज का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। इस मामले को लेकर क्या कहा गया है, सुनिए जरा। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है, जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारे देश की थीम है। अब दर्शकों, आपको ही बेहतर ये समझ में आएगा कि E20 से क्या हो रहा है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाइए और देखिए, समझिए।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बारिश ने दस्तक दी और तबाही भी साथ लेकर आ गई। कैसे, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। इस समय पहाड़ों में क्या हालात है देखिए आप। हिमाचल प्रदेश चंबा की तस्वीर, जहां पर फ्लैश फ्लड में पुल बह गया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब किन्नौर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर दर्शकों सड़क बह गई है। दिखाइए जरा पानी का बहाव कितना तेज है। हेलो फ्रेंड्स, रिस्पा चिरंखड़ आज चले गया है। देखो आप यहाँ देखो। यहाँ जम्मू कश्मीर में बादल फट गया दर्शकों, देखिए आप, अचानक तबाही आ गई है। दिखाइए इसे भी फुल फ्रेम। दर्शकों इधर बादलों की गरज की वजह से पानी तो बरस रहा है और नाला उफान पर आ गया। जेसीबी में बैठकर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए आप जरा क्या हालात है हिमाचल में। अब दर्शकों आपको बताते हैं, अटल टनल के बाहर भी एक हादसे की खबर है। दावा किया जा रहा है कि बारिश की वजह से, देखिए आप, वहां पर भी मौसम खराब होने की वजह से हादसा हो रहा है। ये आप देखिए गाड़ी कहां पर जाकर धंसी है, स्कॉर्पियो। एक बहुत बड़ा हादसा अटल टनल के पास हुआ है, कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सीधे जाके नीचे सरी। अब आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश का देवास शहर, जहां पर उफनते नाले में बाइक सवार बह गया। देखिए जरा, ये रहा, दिखाइए जरा इसे कैसे ये करता है। अब ये तस्वीर, इसमें दावा किया जा रहा है कि राफ्टिंग के दौरान तेज बहाव की वजह से नाव पलट गई और टूरिस्ट डूब गए। दिखाइए जरा इसे भी। हाई लेवल वाटर पर ये सारे लोकल स्टाफ हैं, जानबूझ के पलटे। देखो कितने सारे चढ़ जा रहे हैं। अगर ये कस्टमर होते तो चढ़ नहीं पाते। ये सारे गाइड है, हेल्पर है, सब इंजॉय कर रहे हैं अपना। यहाँ पर मैनहोल में गिरने से एक आदमी की मौत हो गई है दर्शक। इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। मुंबई की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। और आप सोचिए, बारिश जब जब आती है लोगों को काफी दिक्कत होती है, लेकिन दर्शकों बारिश में गाड़ी आपको सावधानी से चलानी चाहिए, सफर सावधानी से करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है नीम करौली बाबा से। वो कहते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है मन पर नियंत्रण। मन अस्थिर होने पर हर काम बहुत भारी लगता है। सफलता के लिए मन का शांत और स्थिर होना आवश्यक है। ध्यान, प्रार्थना या साधना के माध्यम से आप अपने मन को नियंत्रित करें। जब मन शांत होगा तो हर कार्य में सफलता और स्पष्टता दिखाई देगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।